हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। यहाँ मैं संविधान की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं यह बताऊँगी कि किस तरह से संविधान लागू हुआ, बना और कहीं ना कहीं संविधान पर किस किस चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ा। हमारा संविधान बनने से पहले कौन कौन से एक्ट थे जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से संवैधानिक विकास धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा किया गया और बाद में किस तरह से कौन सी योजना के तहत हमें आज़ादी मिली और अपना संविधान बनाने की परमिशन मिली। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर कुछ पूछना है या कुछ और चीज़ें आप चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट की। सबसे पहले अंग्रेजों ने दैत्य शासन स्टार्ट किया था, जिसको नवाब का शासन भी कहा जाता है और कंपनी का शासन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा था कि 22 अक्टूबर 1764 में यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम एक इलाहाबाद में संधि हुई और इस संधि में यह कहा गया था कि अब नवाब और कंपनी दोनों मिलकर शासन करेंगे और इसी संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल चुका था। तो अगर हम बात करें 1765 से लेकर 1772 तक यहाँ पर भारत में दोहरा शासन बना रहा, लेकिन एक तरह से यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस संधि के तहत नवाबों को कठपुतली की तरह यूज़ करा और सारी सत्ता को उन्होंने अपने हाथ में रखा। अब बात करते हैं जो डायरेक्ट शासन है वो उन्होंने कब लागू किया। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, तो भारत पर कंपनी का सीधा शासन हुआ इस एक्ट के तहत। तो इसमें इन्होंने क्या करा, दैत्य शासन का ही अंत कर दिया। इन्होंने कहा कि अब हमें राजा को शक्ति देनी ही नहीं है, क्योंकि राजा कहीं ना कहीं कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इन्होंने बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो पहला गवर्नर जनरल बना है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पर क्या किया गया है कि जो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई है, यानी गवर्नर और 3 लोग मिलकर एक कार्यकारी परिषद बनाएंगे, जिसके तहत कोई भी योजनाएं लाई जाएंगी। और इसी अधिनियम के तहत बम्बई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले ये स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन अब उसी के अधीन हो गया। और इसी टाइम पीरियड में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1 न्यायाधीश होगा और साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब कंपनी को सेवकों को कहा गया कि अब आप निजी व्यापार नहीं कर सकते। इसी के लिए कंपनी के मामले पर नज़र रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जो टाइम टू टाइम कंपनी के सैन्य और सिविल मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देती थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो शासन करने के उद्देश्य से ही आए थे। उन्होंने कलकत्ता में हुगली नदी के पास ही अपना व्यापार स्टार्ट करा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया को पूरा राइट था कि वो यहाँ पर शासन कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें ये परमिशन दे रखी थी। तो धीरे धीरे होने क्या लगा कि अन्य कंपनी को चिढ़ होने लगी कि यही कंपनी क्यों ऐसी है, ये सारा का सारा प्रॉफिट कमाकर देश में ले आती है और धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे हैं। तो फिर कंपनी ने फिर यहाँ पर क्या करा, जो इंग्लैंड की महारानी है उसने सीधा शासन, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया और सारी पावर अपने अंडर में ले ली। अब बात करते हैं हम जो 1784 में दोहरा शासन यानी कंपनी का भी चलेगा और ब्रिटिश सरकार का भी चलेगा, वो 1784 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, तो कंपनी को बता दिया गया कि आपके वाणिज्यिक कार्य क्या हैं,
कंपनी सिर्फ वाणिज्यिक कार्य करेगी, व्यापार से संबंधित, और जबकि जो भी राजनीति से संबंधित या प्रशासनिक संबंधी कार्य हैं उसको ब्रिटिश सरकार ही अपने नियंत्रण में लेगी। इसके लिए उन्होंने कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो नियंत्रण मंडल, एक निदेशक मंडल। तो अब क्या था कि नियंत्रण बोर्ड है वो राजनीतिक कार्यों से संबंधित है, उसके लिए 6 सदस्य बनाए गए, जबकि नियंत्रण बोर्ड है वो ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन में सर्वोच्चता प्राप्त हो गई। तो इस तरह से दोबारा दोहरा शासन आ गया। तो आपसे एक बार पूछा जा सकता है कि दोहरा शासन कब खत्म हुआ था? वो 1773 में हुआ था, और दोबारा लागू कब हुआ? 1784 में। लेकिन यहाँ पर भारत और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नहीं था, बल्कि कंपनी और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था। जबकि 1773 से पहले हम देखें तो वो भारत और कंपनी के बीच में था, यानी ब्रिटिश सरकार के बीच में था। अब बात करते हैं हम 1813 का चार्टर एक्ट। तो अब क्या था, कंपनी का चीन में एकाधिकार बरकरार रखा गया कि कंपनी है वो चीन में अपना एकाधिकार बनाए रखेगी, वो चीन से अपना व्यापार करती रहेगी, और भारत में चाय को छोड़कर अन्य पर से एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी ये कह दिया गया कि साफ साफ सिर्फ चाय है उस पर ही आप अपना हक जमा सकते हो, जबकि अन्य चीज़ों पर और भी कंपनियां ब्रिटेन से आकर अपना व्यापार चालू कर सकती है, उस पर आपका कोई एकाधिकार नहीं है। और इसी टाइम पीरियड में ईसाई धर्म के प्रचार की आज्ञा मिल चुकी थी। तो कंपनी ने कहा कि भारत में अगर हमें शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी, कंपनी ने कहा। और कंपनी का मेन मोटिव ये था कि अगर वह ब्रिटेन से लोगों को लाती है तो वो उन्हें महंगा पड़ता था, इसीलिए वह चाहती थी कि भारतीय लोगों को ही शिक्षित किया जाए और कंपनी के कार्य उन्हीं से करवाए जाएं। इसीलिए उन्होंने 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं हम 1833 के चार्टर एक्ट की। अब यहाँ पर केंद्रीकृत हो गया, जो ब्रिटिश इंडिया का शासन था वो केंद्रीकृत हो गया। तो इस एक्ट के थ्रू ये कह दिया गया साफ साफ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है भारत का गवर्नर जनरल होगा, उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ होंगी। ध्यान रखना 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया जो बंगाल का था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और बंगाल का या पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होते हैं, तो आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेना। तो अब क्या था, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इन सब की जो विधायी शक्तियाँ थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। अब भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण शक्तियाँ सौंप दी गई। तो इस तरह से कंपनी को प्रशासनिक संस्था के रूप में बदल दिया गया और सभी तरह के कार्य समाप्त हो गए, वाणिज्यिक कार्य सब समाप्त कर दिए गए। 1833 में इन्होंने ये कहा गया कि सिविल सेवाएं होंगी जिसमें खुली प्रतियोगिता की जाएगी और उस प्रतियोगिता को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाएंगे। तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। ये कानून बनाने से संबंधित था। फिर बात करते हैं जो अंतिम चार्टर लाया गया है 1853 में। अब यहाँ पर क्या गया, पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया। यानी अगर हम अब तक के टाइम पीरियड की बात करें तो गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्य कर सकता था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया कि ये आपके विधायी कार्य हैं और ये आपके प्रशासनिक कार्य हैं। विधान परिषद में 6 नए विधायी पार्षदों को शामिल किया गया। तो इस तरह से भारत में विधि का निर्माण एक अलग कार्य हो गया कि किस तरह से वो कानून बनाएगी। तो यहाँ पर कंपनी के शासन को स्वीकार किया गया और सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का खुला आयोजन किया गया। इसी वर्ष 1854 में मैकाले समिति बनी गई, जो मैंने आपको बता दिया है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। फिर इस अधिनियम ने पहली बार जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर रोक लगाई गई। अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, स्वतंत्रता का भारत सम्राट का भारत पर सीधा शासन।
स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो सम्राट है उसने डायरेक्ट भारत पर सीधा शासन क्यों किया। पहले तो वो कंपनी के थ्रू शासन करवा रहा था अब तक, लेकिन सीधा शासन करने का मेन मोटिव क्या था, आप सभी ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति यानी 1857 की क्रांति। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1857 में जो अंग्रेज थे उनकी एक बंदूक होती है जो मुंह से खींची जाती है। तो अब उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं ये बात बोली गई कि वो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बनी हुई है और उसको कारतूस यानी बंदूक का नाम, जो बंदूक है उसको कारतूस बोला जाता है। तो जो कारतूस थी उसको मुंह से खींचना पड़ता था और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्म के लिए खिलाफ था। इसीलिए यहाँ पर क्रांति हुई, कैंटन्स में क्रांति हुई। तो कैंटनों में जब क्रांति हुई, फौजी कैंटनों में जब क्रांति हुई तो धीरे धीरे क्रांति बड़े स्तर पे फैल गई, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिक भेजकर इस क्रांति को दबा दिया। तो उसी के बाद इन्होंने सोचा कि भैया ये तो कभी भी क्रांति कर सकते हैं और इन्होंने भारतीय सैनिकों को निकाल दिया गया। जो अपनी सेना इन्होंने बनाई थी उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसका नतीजा ये देख ही चुके थे। तो अब इन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या सीमित कर दी और भारतीय सैनिकों को निकाल दिया गया। तो तभी से डायरेक्ट शासन यहाँ पर आ गया था। तो 1858 में यहाँ पर शासन किया गया है, कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन हो गया। अब अभी तक ध्यान रखना, गवर्नर जनरल है तो तब तक गवर्नर जनरल है, तो इसका मतलब कंपनी का शासन चल रहा है। अब गवर्नर जनरल को सीधे सीधे वायसराय कह दिया गया। देश शासन भी खत्म हो गया, नियंत्रण बोर्ड भी खत्म हो गया। तो इस तरह से सभी चीज़ खत्म हो गई। अब भारतीय सचिव नामक एक पद की स्थापना की गई और जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य ही था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके द्वारा भारत सचिव नामक एक नए पद की स्थापना हुई। 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हुई। इसी परिषद के कार्यालय को भारत कार्यालय कहा जाने लगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 1858 का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जब सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर लग गया और मेन मोटिव ये था कि कहीं ना कहीं भारत को जो उन्होंने उपनिवेश बना रखा है, गुलाम बना रखा है, कहीं वो उनके कंट्रोल से ना निकल जाए। और कहीं ना कहीं इन्हें बहुत बेनिफिट होता था हमारे यहाँ से, जैसे कि आप देख ही सकते हो सोना चांदी कोयला वगैरह ये सारी चीज़ें वह लेके जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या कहा गया कि जो केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य है वो 10 से 16 कर दी गई और इसमें यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बजट बनाना, प्रश्न पूछना, चर्चा करना, जो मेन लोकसभा राज्यसभा यानी विधानमंडल का काम होता है, तो वो चीज़ें चालू कर दी गई। फिर उसके बाद आता है 1909 भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। जो पृथक निर्वाचक मंडल है उसका निर्माण किया गया, जिसके अनुसार मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए वोट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मैकालो अलग है और लॉर्ड मिंटो अलग है। तो इसने क्या करा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डाल दी। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, विधान परिषद की संख्या आपने पीछे पढ़ा 10 से 16 कर दी गई, अब 16 से यहाँ पर सीधे 60 कर दी गई। और केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, यानी सीधी सी बात है उनका तो रहेगा ही, और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका बहुमत नहीं रहा। विधानसभा में सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर चर्चा कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो भारतीय हैं वो वायसराय कौन बने हैं कार्यकारी परिषद में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। अब अगर हम बात करें कि 1919 भारत शासन अधिनियम ये और 1935 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1935 अधिनियम के काफ़ी सारे पार्ट आपके संविधान में लिए गए हैं। अगर विस्तृत रूप से देखा जाए कि जो 1935 के रूल थे
कम से कम 75% उन्हीं को लिया गया है। तो इसमें क्या गया था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अब इन्होंने प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक तो आरक्षित कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या था कि हस्तांतरित विषय हैं उन पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। पहली बार प्रांतों में दैत्य शासन का प्रयोग किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया पहले कि जो दैत्य शासन है उसका प्रयोग पहली बार कब आपको देखने के लिए मिलता है, वो 1909 के अधिनियम में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया गया। सिखों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन व यूरोपीय लोगों को प्रथम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। तो इसी अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। अब कहा गया कि जो बजट पेश होंगे वो केंद्रीय अलग होंगे और प्रांतीय अलग होंगे। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं जो हमारे देश में है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, दोनों अपने अपने बजट पेश करती है। तो इसी एक्ट के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो यह सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिली। और जो लोक सेवा आयोग का गठन है वो भी ये इसी टाइम पीरियड में करा गया था 1926 में, और जिसके अध्यक्ष थे E.M. वाइट। आज हम 1919 तक ही पढ़ेंगे, आगे 1935 कैबिनेट मिशन, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और कहाँ हमारी कौन सी अंतरिम सरकार थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इन सब चीज़ों को भी हम बाद में ही देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।